बच्चों, जैसा कि पिछली बार जब मैंने आपको साझेदारी फर्म का विघटन बताया था पिछली वीडियो में, तो मैंने आपसे कहा था कि बच्चों साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन इन दोनों में फर्क होता है। साझेदारी के विघटन में जब साझेदारों के मध्य उनके आपसी संबंध प्रॉफिट शेयर रेशो का चेंज हो जाता है या साझेदारी का पुनर्गठन होता है, उस स्थिति में साझेदारी का विघटन होता है। और फर्म के विघटन में जब सभी साझेदारों के मध्य संबंधों का विच्छेद हो जाता है, कहने का मतलब फर्म समाप्त हो जाती है, फर्म अपना जो है कार्य बंद कर देती है, तब जो है उसको जो है फर्म का विघटन कहलाता है। बच्चों, जब एक फर्म का विघटन होता है तो विघटन के समय हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम में मैंने आपको वीडियो में बताया था ना कि विघटन के टाइम पर हम जो है एक वसूली खाता बनाते हैं जिसे रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। रियलाइज करना, एसेट्स को बेचते हैं, लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। एक बनता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक पार्टनर का लोन अकाउंट अगर है, पार्टनर का लोन अकाउंट, और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट बनते हैं। तो ये अकाउंट बनते हैं। लेकिन फर्म के विघटन पर खातों को बंद करने की जनरल प्रविष्टियां हम क्या क्या करेंगे, जिस समय जो है अकाउंट्स क्लोज होंगे तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या क्या होंगी। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि खातों को बंद करने की जनरल प्रविष्टियां, जनरल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बच्चों, बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करने की जनरल एंट्रीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें होता है, स्टेप वाइज इसको करेंगे। पहला स्टेप जो इसका है, पहला स्टेप यह है कि जब हमें पुरानी बैलेंस शीट दी होगी, पुरानी बैलेंस शीट से जो विभिन्न एसेट्स होती हैं, सन्ड्री एसेट्स जो भी होती हैं, उन सन्ड्री एसेट्स को बुक वैल्यू में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो पहला काम क्या बताया, सबसे पहला काम आपका यह है, जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी होगी उस बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो भी आपकी एसेट्स होती हैं, उन एसेट्स को हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो उसकी जो एंट्री हम बनाते हैं बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा एक तरह से नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मैंने आपसे कहा था ना, अवास्तविक खाता होता है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में उसमें अवास्तविक खाते का रूल लगेगा। पहली एंट्री जो होती है एसेट्स को ट्रांसफर करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, और ये बुक वैल्यू पर लिखी जाती है बेटा। बुक वैल्यू मतलब जो आपका पुस्तकीय वैल्यू होगी, जो आपकी बैलेंस शीट में लिखी हुई वैल्यू होगी, उस वैल्यू पर सारी एसेट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन क्या, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे ना, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का अकाउंट वहां पर हमारा वहां बैलेंस वहां ट्रांसफर होगा। इसलिए कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है ना, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनको जो है हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने कि बैलेंस शीट की एसेट साइड देखी, एसेट साइड से जितनी भी एसेट्स होती हैं उन सबको रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिख दिया। तो रियलाइजेशन के डेबिट लिखा तो जनरल एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, और सन्ड्री एसेट्स में जो है आप जो है सारी एसेट्स को लिखेंगे, सिर्फ कैश इन हैंड को छोड़ देंगे, कैश एट बैंक को छोड़ देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को छोड़ देंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को छोड़ देंगे। और बेटा डेटर्स जो है, अगर डेटर्स में प्रोविजन भी है तो डेटर्स का पूरा अमाउंट लिखेंगे, और प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। तो डेटर्स की बुक वैल्यू पर डेटर्स का पूरा अमाउंट यहां पर लिखेंगे। तो पहला अमाउंट हो गया। दूसरा, जितने भी विभिन्न बाह्य दायित्व जो आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं, उन आउटसाइडर लायबिलिटीज को जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो जितने भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है उनको हम डेबिट कर देंगे, सन्ड्री आउटसाइडर लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। तो सन्ड्री आउटसाइडर लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। बच्चों, आउटसाइडर लायबिलिटीज का होता है जो बाह्य दायित्व जिनका हमने बाहर पेमेंट करना है, इसमें हमारे क्रेडिटर्स आ गए, बिल्स पेबल आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आएंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आ जाएगी, ठीक है नहीं है। तो ऐसी जिनका हमने बाहर पेमेंट करना है, जो भी हमारी आउटसाइडर लायबिलिटीज होती हैं, उन आउटसाइडर लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी बुक वैल्यू पर, ये भी बुक वैल्यू पर लिखा जाएगा। बुक वैल्यू का मतलब पुस्तकीय मूल्य जो पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक हो गया, 2 एंट्री हो गई, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, अब हम क्या करेंगे,
जो एसेट्स हमने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखी थी, इस एसेट्स को हम बेचेंगे। अब जितने में भी बेचेंगे, चाहे उसमें प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हो, जितने में भी हमने एसेट्स बेची, उसके लिए जो हम एंट्री करेंगे, हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं और बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। व्हाट कम्स डेबिट होता है, नहीं होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। तो ये एंट्री को जब बेचेंगे, हम संपत्ति को जब बेचेंगे तो एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ये रियलाइज्ड वैल्यू पर आएगी बेटा, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में क्या हुआ, संपत्ति बेची। जब संपत्ति को बेचेंगे तो पैसा आएगा और जो चीज आता है उसको डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया और टू रिलेशन कर दिया, ठीक हो गया। अब ये भी हो सकता है हम किसी संपत्ति को बेचना चाहे, पार्टनर कहे कि भाई ये संपत्ति है जो है तुम बेचो मत, इसे मैं खरीद लेता हूं, ये मुझे दे दो, है ना। तो दो ही कंसेप्ट है, यहाँ तो जो है हम बेचेंगे, और अगर बेचेंगे नहीं तो उसे पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। तो अगर कोई संपत्ति किसी साझेदार के द्वारा ले ली जाती है, तब क्या एंट्री होगी बेटा। अगर जो है एसेट टेकन बाय ए पार्टनर, तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट न करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन को ही क्रिएट करना है। तो कहने का मतलब है, अगर बेचेंगे तो कैश को डेबिट कर देंगे, और अगर पार्टनर ले रहा तो पार्टनर के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तब तो जो है फ्लक्चुएटिंग में क्या करते हैं, फ्लक्चुएटिंग में जो है हमने आपसे कहा था सब कैपिटल अकाउंट में आता है, कैपिटल को डेबिट करेंगे, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है नहीं है। तो बेटा ये होती है एसेट। जो एसेट हमने लिखी उसका हमने हिसाब किताब कर दिया। या तो एसेट को बेचेंगे, और या कोई पार्टनर लेगा, बेचेंगे तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, पार्टनर लेगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और रिलेशन को क्रिएट करना है रियलाइज्ड वैल्यू पर, ठीक है, जो है हमें रियलाइज्ड वैल्यू होगी, ठीक हो गया। एसेट्स का हिसाब हो गया। अब लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। जो लाइबिलिटीज हमने रिलेशन में लिखी थी ना, ट्रांसफर करी थी, इसका पेमेंट करेंगे। अब जब पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, और जो चीज आती है उसे क्रेडिट करते हैं। व्हाट कम्स डेबिट, व्हाट गोज क्रेडिट, है ना। तो एंट्री करेंगे हम जब पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। जब लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो कैश और बैंक करेंगे उसमें, ठीक है। तो जब रियलाइजेशन का पेमेंट करेंगे तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अच्छा, ये भी हो सकता है जैसे किसी लाइबिलिटीज को पार्टनर ने टेक ओवर किया था ना, ऐसी किसी एसेट्स को पार्टनर ने टेक ओवर किया था, ऐसे ही किसी लाइबिलिटीज को भी पार्टनर टेक ओवर कर सकता है। तो अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा तब क्या होगा, तब हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, अगर जो है पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है। तो बेटा ये जो एंट्री थी, ये हमने रियलाइजेशन की जो है एसेट्स का हिसाब किताब कर लिया। पहले एसेट को ट्रांसफर किया, फिर एसेट को बेच के जो मिला उसका कर दिया, लाइबिलिटीज ट्रांसफर किया, लाइबिलिटीज का पेमेंट जो क्या हो गया। अब इसके बाद आते हैं रियलाइजेशन के एक्सपेंसेज। अब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेज के लिए हम जो है किस तरह से रियलाइजेशन के एक्सपेंसेज की एंट्री करेंगे, कैसे करके उसको करेंगे, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेज वगैरह जो होते हैं, वसूली खाते की भुगतान एक्सपेंसेज को पेमेंट करने के लिए कैसे एंट्री की जाती है ना बेटा। तो अब फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान करने पर, फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान करने पर, तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट होता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अच्छा बेटा, वसूली व्यय जो है कई बार क्या होता है, कई बार जो है साझेदार, ये तो होता है ना कि अगर फर्म पेमेंट, कई बार जो है हम साझेदार को पैसे दे देते हैं और साझेदार वसूली व्यय करता है। तो ऐसी कंडीशन में जब फर्म किसी साझेदार को खर्चों के लिए उसका पारिश्रमिक देती है या पारितोषिक देती है, रेम्युनरेशन देती है, तो उस कंडीशन में हम जो है रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश या बैंक के बदले यहाँ पर पार्टनर का नाम लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ये कब करेंगे, अगर फर्म के द्वारा किसी साझेदार को नियुक्त किया जाता है कि वो जो है एसेट्स को रियलाइज करेगा, लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा, और उसके एवज में हम उसे कुछ रेम्युनरेशन पे करते हैं, ठीक है नहीं। तो उस कंडीशन में वसूली व्यय फिर साझेदार वहन करता है। तो उस कंडीशन में फर्म जो है जो पैसा साझेदार को देती है, उसी पैसे को यहाँ पर लिखेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट करके। इसका भी एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उस क्वेश्चन में इस चीज को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा, अगर जो है वसूली की दशा में लाभ होने पर, अब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया,
रिलेशन अकाउंट पहले एसेट ट्रांसफर कर दिए, लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिए, एसेट्स का पेमेंट कर दिया, एसेट्स को रियलाइज कर दिया, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर प्रॉफिट या लॉस का देखेंगे कि रिलेशन जब जो एसेट्स को बेच करके लाइबिलिटीज का पेमेंट करके हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस प्रॉफिट या लॉस को हम रियलाइजेशन में दिखाते हैं। अगर जो है हमें प्रॉफिट होगा तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। लॉस होगा तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। अब ये हो गया। अब इसके बाद अगर साझेदार को जो है बैलेंस शीट हमने देखी, बैलेंस शीट में पार्टनर लोन भी है ना बेटा, तो पार्टनर के लोन का अलग से अकाउंट बनेगा और पार्टनर के लोन का जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और लास्ट में फाइनल में क्या होता है कि जब लोन का पेमेंट हो जाएगा, रिलेशन अकाउंट बन जाएगा, साझेदारों के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट बनाने पर उनका फाइनल पेमेंट पार्टनर्स को क्या जाएगा, अगर उनके पास सरप्लस बचता है तो फाइनल पेमेंट की जो एंट्री बनती है वो बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैश और बैंक। और अगर डेफिशिएंसी है, पार्टनरों को पैसा लाना है, तो उस समय जो है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगी। ठीक है नहीं है। तो ये जनरल एंट्रीज होती हैं बेटा, ये जनरल एंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं और कई बार आपके एग्जाम में सिर्फ जनरल एंट्रीज पूछ लेता है कि जब एक फर्म का विघटन होता है, जब पार्टनरशिप फर्म का विघटन होता है तो उसमें कौन कौन से जनरल एंट्रीज की जाती हैं, खातों को किस तरह से बंद किया जाता है, तो ये जनरल एंट्रीज आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है। अब जो अभी आपको बताता रियलाइजेशन के खर्चे के बारे में आ रहा था, इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस का जो है किस तरह से जो है हम क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें करा रहा हूं, जैसे ये है बेटा, क्वेश्चन को करते हैं। ये लिख रखा इन्होंने कि निम्न परिस्थितियों में जनरल लेखे करो। अब जनरल लेखे करने के लिए कह रखा है, जैसे पहला पॉइंट ये दे रखा था इन्होंने कि जनरल लेखे करते समय जो है किस तरह से इसके जनरल लेखे किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि रियलाइजेशन के खर्चे 20,000 हुए, 20,000 रुपये वसूली के व्यय हुए, अब इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। तो जनरल एंट्री जब हम बनाएंगे तो मैंने फॉर्मेट बना रखा, देखो यहाँ ऊपर जनरल एंट्री लिख देता हूँ। जनरल एंट्रीज, यहाँ डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया। पहली एंट्री बच्चों, सबसे पहली एंट्री हो जाएगी 20,000 रुपये वसूली व्यय के दिए, तो पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी। मैंने तो रिलेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ऑल द लॉसेज आर डेबिट होते हैं ना, रिलेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है टू कैश या टू बैंक, जो भी लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना दिया बेटा, 20,000 रुपये का पेमेंट किया, 20,000 रुपये यहाँ पर लिख दिए। ठीक हो गया। ये नरेशन हो जाएगी इसमें, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड या एक्सपेंसेज पेड, ये एक्सपेंसेस पेड, ये इसकी एंट्री बन गई। ठीक है। तो ये हमने जो है इसकी एंट्री बना दी कि रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब दूसरा देखो, ये लिख रखा वसूली व्यय की राशि रुपये 30,000 का भुगतान साझेदार अमित ने किया। यहाँ पर ये क्या कह रहा, यहाँ पर फर्म ने पेमेंट नहीं किया, ये जो 30,000 रुपये के एक्सपेंसेस थे इसका पेमेंट जो है किसी पार्टनर ने किया है। तो जब पार्टनर किया तो मैंने आपसे कहा था कि बैंक के बदले पार्टनर का नाम आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये पहली एंट्री थी बेटा, ये दूसरी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है उसका, अमित, तो टू अमित कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जैसे भी होगा, बता दिया था। ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेज पेड बाय अमित, एक्सपेंसेज पेड बाय अमित, अमित ने पेमेंट किया, तो ये जो है ये आ जाएगा हमारा एक्सपेंसेज पेड बाय अमित, जितना खर्चा अमित ने क्या होगा यहाँ पर
लिख देंगे। ठीक हो गया। ये पेमेंट कितने का हो गया? 30,000 का। तो यहाँ पर जो है आप 30,000 का अमाउंट लिख देंगे। ठीक। अब इसके बाद देखो तीसरा वाला पॉइंट देखो बेटा, विघटन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अमित ने वसूली व्यय वहन किए हैं, जिसके लिए उसे पारितोषिक 70,000 दिया जाएगा और अमित द्वारा वास्तविक खर्चे 1,20,000 किया गया। कहने का मतलब है कि फर्म ने अमित को कहा कि भाई तुम जो है एसेट्स और लायबिलिटीज का हिसाब किताब करोगे और इसके लिए जो है हम तुम्हें 70,000 रुपये का रेम्युनरेशन पे करेंगे, और वास्तव में जो अमित का खर्चा हुआ वो 1,20,000 हुआ। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है कि फर्म के द्वारा जो पैसे अमित को दिए गए हैं फर्म उसी की एंट्री करेगी। फर्म उसकी एंट्री क्या करेगी? फर्म उसकी एंट्री करेगी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख देगी। थर्ड एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है उसका? अमित, टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, टू अमित्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपये पे किया था? 70,000। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 70,000 आ जाएगा एक्सपेंस। ये जो है जो फर्म ने उसको पैसे दिए थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड टू अमित, यहाँ एक्सपेंसेज पेड टू अमित, एक्सपेंसेज पेड टू अमित। अच्छा बच्चों, अब यह है कि ये जो अब अमित के द्वारा जो वास्तविक खर्चे 1,20,000 किए गए थे, अब तुम कहोगे सर इसका क्या करेंगे? तो 1,20,000 की आपको कोई जनरल एंट्री नहीं करनी है। हाँ, अगर जनरल एंट्री इसकी बनाने को ही कहा जाएगा कि भाई इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी इसमें हम करेंगे अमित के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उसका पर्सनल खर्चा हो गया। अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, नहीं है। और वैसे इसकी एंट्री की जरूरत होती नहीं है, सिर्फ जो है जो फर्म के द्वारा पे किया जाता है ये एंट्री यहाँ पर होती है। तो इससे आपका क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा कि जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेज होते हैं उनका किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर जो है सीधे पेमेंट कर जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर पेमेंट करेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जाएगा। लेकिन अगर जो है फर्म ने जो है किसी पार्टनर को अपॉइंटमेंट किया हुआ है और फर्म उसको कुछ पैसे दे रही है, लेकिन उसके जो वास्तविक खर्चे हैं कुछ और ही हैं, तो फर्म के द्वारा जो पेमेंट किया जाएगा उसी की जनरल एंट्री बनाई जाएगी, दूसरे वाले की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां तक हो गया। इसके अलावा एक चीज और है इसमें कि जो पार्टनर्स का लोन होता है, पार्टनर साझेदार का ऋण, ठीक है ना, तो एक तो होता है फर्म का ऋण, एक होता है व्यक्तिगत ऋण। जो साझेदारी का जो ऋण होता है वो जो संपत्ति होती है, संपत्तियों को बेच करके अगर फर्म ने कोई ऋण ले रखा तो उसका पेमेंट फर्म करेगी। लेकिन अगर जो है साझेदार का अपना व्यक्तिगत ऋण होता है तो पहले साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति में से ही व्यक्तिगत ऋण का पेमेंट किया जाएगा। ठीक, तो ये चीज आज आपको मैंने जो है ये बताया कि खातों की जनरल एंट्रीज क्या क्या होती हैं, है ना, किस तरह से खाते बन के जाते हैं, वसूली व्यय के जो है कैसे करके इसकी एंट्रीज होती हैं। अब जो अगली वीडियो में आपको कराऊंगा बच्चों, इस वीडियो में जो अगली वीडियो मेरी आएगी इसमें मैं आपको क्या करूंगा, पूरा एक क्वेश्चन कराऊंगा और उस क्वेश्चन में हम जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, लोन अकाउंट होगा तो लोन अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है बेटा, ओके।